हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत मुबारकबाद। कल इसी वक्त सीधा सवाल के दौरान मैंने पूछा था कि पाकिस्तानी आतंक के वायरस का इलाज कब होगा, कब तक हम अपने सैनिकों के बलिदान के बोझ को इसी तरीके से उठाते रहेंगे। और आज 24 घंटे के अंदर कश्मीर में हमारे सैनिकों ने जवाब दे दिया। कश्मीर के सबसे बड़े आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सबसे बड़े आतंकी का काम तमाम हो गया है। नाम है उसका रियाज नाइकू। अवंतीपुरा के बेगपुरा में जहां ये पैदा हुआ था, सुरक्षा बलों ने बड़ा अभियान चलाकर आज सुबह रियाज नाइकू को ढेर कर दिया। वो रियाज नाइकू जो इस वक्त कश्मीर घाटी में आतंक का सबसे बड़ा नाम था, वो रियाज नाइकू जिसने कई पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया था, वो रियाज नाइकू जिसने आतंकियों के मारे जाने के बाद उनके लिए गन सैल्यूट की परंपरा शुरू की थी, वो रियाज नाइकू जो कश्मीर के नौजवानों को आतंकी बनने के लिए प्रेरित करता था, आज वो रियाज नाइकू खुद मारा गया। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि रियाज नाइकू से आतंकियों के मारे जाने की शुरुआत भर हुई है और ये खत्म होगी मसूद अजहर और हाफिज सईद की मौत के साथ। हम आगे की सोच रहे हैं। ये था जरूर हिजबुल का कमांडर, 4 साल से जरूर ये निशाने पर था हमारे सैनिकों के, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जो बड़ी मछली है, हम चाहते हैं खात्मा उनका हो, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर हाफिज सईद। इस पर बातचीत करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड विशंबर दयाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं और इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहे हैं। राजा मुनीब कश्मीर के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। ललित अंबरदार कश्मीर के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनफैक्ट वो खुद एक कश्मीरी है। ललित, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेजर जनरल विशंबर दयाल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मेजर जनरल मैं आपसे करना चाहती हूँ। बहुत बड़ी कामयाबी 2020 की, और मुझे लगता है कामयाबी से ज्यादा वो टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल रूबिका, टाइमिंग और एक मैसेज जो अक्रॉस जाना चाहिए, मैं समझता हूं ये एक बिल्कुल ठीक टाइम पे एक बहुत करेक्ट ऑपरेशन जिसमें रियाज निक्कू जो कि पिछले 6-7 साल से एक्टिव था, जो कि एचएम का, और मैं समझता हूं इसके साथ एचएम का बिल्कुल सफाया हो जाएगा, एचएम बिल्कुल तबाह हो जाएगी, एचएम के पास किसी किस्म की कोई लीडरशिप नहीं बची। तो ये एक बहुत कामयाबी, एक बहुत अच्छी कामयाबी, बहुत सोचा समझा ऑपरेशन, और इसका मैसेज पाकिस्तान को, इसका मैसेज जो आईएसआई है, इसका मैसेज जितनी तंजीम है, सबको एक बहुत स्ट्रांग मैसेज जाएगा। और अगर पाकिस्तान और आईएसआई ये सोचती है कि समर में वो जम्मू एंड कश्मीर में वो तबाही मचाएंगे, तो मैं समझता हूं ये ठीक मैसेज है कि उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और इस समर में बिल्कुल सफाई कर दी जाएगी जो थोड़े बहुत चुट्टे मुट्टे लोग बचे हुए हैं, और शांति बिल्कुल बहाल हो जाएगी कश्मीर वैली के अंदर। ये मेरा मानना है इस अगले 2-3 महीने के संघर्ष के बाद। और ये बहुत ठीक मैसेज गया है, बहुत ठीक टाइम पे ऑपरेशन किया है, और कितना प्रिसाइज ऑपरेशन है, कोई कोलेटरल डैमेज नहीं है, किसी किस्म का कोई साइड में जो भी कोई उसके घर के चारों तरफ कोई नुकसान नहीं है। इसके ऊपर बहुत ही एक सफाई और बहुत ही एक काबिलियत तारीफ ऑपरेशन है जिसका ठीक मैसेज जाएगा और एक झटका जाएगा आईएसआई को। ललित अंबरदार भी हमारे साथ हैं। ललित, इस शख्स के बारे में न जाने, इस आतंकी के बारे में, मतलब सेना ने तो बहुत क्लियर कह दिया है कि इसका तो हम नाम भी लेंगे। ये है कौन? आतंकी का कोई नाम होता है, कोई धर्म होता है? हमने तो एक आतंकी को खत्म किया। मुझे लगता है यही वो स्ट्रॉन्ग विल है जो इस वक्त हमें दिखानी चाहिए, और ये हिंदुस्तान को अब लगातार जारी रखना होगा। ये जो हॉट एंड कोल्ड चलता रहता ना ललित, इसे हमें खत्म करना होगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अभी तक वाकई आपने बिल्कुल अच्छा एक्सप्रेशन यूज किया। हॉट एंड कोल्ड, कैरेट एंड स्टिक चल रहा था अभी पिछले 30 साल से। वो लोग हमें मारते जा रहे थे,
हम लोगों का खून बह रहा था। शुरू 30 साल पहले कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ। आज तक एक भी उस आतंकवादी को, किसी आतंकवादी के ऊपर हिंदुओं के नरसंहार के लिए, कश्मीरी हिंदू के नरसंहार के लिए एक केस भी अभी दर्ज नहीं हुआ, कोई परसू नहीं किया गया। ठीक है, वो क्या हो रहा था कि उनको पॉलिटिकल स्टेक होल्डर बना रखे। अब क्या हो रहा, मुझे उम्मीद है कि ये एक शुरुआत हुई है कश्मीर जहाद को रिवर्स करने की। अगर इस आतंकवादी, इस जहादी का जो कत्ल हुआ है, इसको मार दिया गया है, अगर ये उस प्रोसेस की शुरुआत है तो मैं इसका वेलकम करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि है। लेकिन आपके द्वारा सिक्योरिटी एजेंसीज को और सरकार को एक मैसेज देना चाहता हूं कि अभी तक क्या रिवायत थी, जैसे बुरहान वानी की तरह ये जो आतंकवादी जो मारा गया, ये भी एक पोस्टर बॉय था रावलपिंडी का, कश्मीर के अंदर कश्मीर जहाद का। बहुत फॉलोइंग थी इसकी सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा के द्वारा। और क्या होता है कि अभी ये मेरा मानना है क्योंकि आज की तारीख में, जब कल, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि कल पुलित्जर अवार्ड का अनाउंसमेंट हुई हिंदुस्तान के अंदर, कश्मीर जहाद के समर्थकों को, जो दिल्ली में लेफ्ट लिबरल सेक्युलर है, उनका समर्थन जुट गया उनके लिए। और आज ऐसा हो, मैं समझता हूं जैसे हमारी इंटेलिजेंस ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन एक और एलिमेंट मत नजरअंदाज कीजिए कि रावलपिंडी में वो जानते हैं कि किसी भी आतंकवादी की लाइफ शेल्फ, जीते जीते उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है और मरने के बाद उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे बुरहान वानी का शेल्फ लाइफ खत्म हो गई थी, मरने के बाद याद रखिए बहुत बवाल मच गया था कश्मीर के अंदर। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा कश्मीर के अंदर नहीं होने दिया जाएगा। क्यों? नंबर एक, इस जहादी की लाश को, उसके घर वालों को, उसको एक कम्युनल फ्यूनरल नहीं देना चाहिए। वो कम्युनल फ्यूनरल जब देते हैं उस वक्त ये जो वहां पे जो, पर वो तो परंपरा कब की खत्म हो गई ना, वो तो परंपरा कब की खत्म हो गई। वो आपने देखा ना कि पिछले, अरे नहीं 15 दिन पहले उसको दिया था, एक को उसको घर वालों को सौंप दिया था। कुराना के बीच के अंदर उन्होंने उसको कम्युनिटी करने की इजाजत दी। राजा मुनीब, जो बात ललित अंबरदार कह रहे हैं उसमें दम है। जो आतंकी है उसे आतंकी की मौत ही मरना चाहिए, किसी तरह की कोई और क्रियाक्रम की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। राजा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। आपको अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ मुझे जी। तो वो तो जैसे आपने कहा कि वो परंपरा बंद हो गई है, क्योंकि आप देखें जो हंदवारा में भी या उससे पहले शुपियन में भी जो एनकाउंटर हुए, उसमें किसी को भी फैमिली को उनकी जो डेड बॉडी है वो नहीं सौंपी गई थी। तो एक चेंज है ग्राउंड पे, प्रैक्टिकल चेंज है, और वो चेंज जो है वो बरकरार रहेगा। मुझे नहीं लगता कि इस केस में भी कुछ ऐसा होगा कि जैसे बुरहान वानी के वक्त पब्लिक जमा हो गई थी और फ्यूनरल प्रोसेशन अलाउड किया था। तो इस केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल चेंज बन था। बहुत सारे यंगस्टर्स को बरगलाने में ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता था ये आतंकी। बुरहान वानी के बाद जब ये नाइकू आया, तब इसने प्रोपेगेंडा को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है लोगों को भटकाने में, इसका बहुत शानदार जो है प्रयोग और उपयोग ये करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन आखिरकार मारा गया। लगातार इंटेलिजेंस ये मिलती जा रही थी कि कुछ इसके साथी इसी के गांव में जहां पर ये पैदा हुआ था। विशंबर दयाल, ये एक मैसेज है मेजर जनरल, एक मैसेज गया है पाकिस्तान को कि हो चुकी है शुरुआत और अब खात्मा होगा, और खात्मा तुम्हारे दर तक आकर होगा। रूबिका देखिए, रूबिका एक पाकिस्तान को बालाकोट के बाद एक बहुत स्ट्रांग मैसेज जा चुका है, और उस मैसेज को मैं बहुत दिन से कह रहा हूं बरकरार रखना चाहिए था। मैं हमेशा से कह रहा हूं कि एलसी पे फायरिंग से सिर्फ गुजारा नहीं करना चाहिए, अक्रॉस एलसी ऑपरेशंस कंटिन्यू रखने चाहिए जब तक कि घाटी से बिल्कुल उग्रवाद का सफाया नहीं हो जाए और वहां दिन और रात बिल्कुल शांति नहीं हो जाए। और रात को जैसे आप नोएडा में काम करते हैं, दिल्ली में काम करते हैं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां कश्मीर की वैली में उस तरह से फ्री घूमें, फ्री काम करें। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ऐसे स्ट्रांग मैसेज आए। देखिए नीकू, अगर आपको याद हो तो ये जाकिर मूसा के साथ मिलके इसने बुरहान वानी के बाद एचएम का पूरा प्रोपेगेंडा संभाला था। ये वही नीकू है। इसका एलिमिनेशन एक बहुत स्ट्रांग मैसेज भेजता है और एचएम के सफाए की तरफ
इशारा करता है। लेकिन साथ में पाकिस्तान की चाल होगी कि इसको किसी ना किसी तरह से, जैसे उन्होंने ऑलरेडी क्रिएट किया है, रिजेंटमेंट फ्रंट उन्होंने बनाया, ताकि दुनिया को एक इंप्रेशन दे कि वैली के अंदर इस किस्म का रिजेंटमेंट है। अगर आप इसके जनाजे पर लोगों को इकट्ठा होने देंगे, भीड़ जोड़ेंगे, और इसको अगर आप इस किस्म की परमिशन देंगे, तो वो एक मैसेज जाएगा रिजेंटमेंट का। जीवीएल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता जीवीएल। खलीफा सरकार नहीं है जो आतंकी है, उसको किसी तरह का कोई ह्यूमन राइट, उसका कोई ह्यूमन राइट नहीं होता है, क्योंकि उसने जो रास्ता अपनाया है वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत को नुकसान पहुंचाने का, तो उसका किसी तरह का ह्यूमन राइट नहीं होना चाहिए। अब मुझे ये बताइए, इस बारे में सोचा गया है, एक्शन भी वैसा ही लिया जाएगा? और सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, हमारे सैनिक बल, हमारे आर्म फोर्सेस कोई भी कार्रवाई करते हैं, वह एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड और एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं, ना कि कोई पाकिस्तान आर्मी की तरह। बिकॉज पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और आतंकवादी जैश मोहम्मद जैसे आतंकी एलिटी जैसे संस्थाओं में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। वो आर्मी भी एक आतंकवादी संस्था की तरह काम करती है। लेकिन हमारी जब आर्म फोर्सेस काम करते हैं, आज बिल्कुल जिस प्रकार अंजाम दिया गया इस एनकाउंटर को, जिस प्रकार हिजबुल आतंकी को मारा गया, यह एक प्रोफेशनल तरीके से किया गया। इसमें ह्यूमन राइट्स की बात क्या है? जो आतंकी जिन पर इनाम है, जो 8 साल से आर्म फोर्सेस के नहीं, आप मेरा सवाल नहीं समझे। जो मेजर जनरल विशंबर दयाल कह रहे हैं और जो बात ललित अंबरदार कह रहे हैं कि अब तो ये मारा गया है। अब जैसे बुरहान वानी का फ्यूनरल हुआ था, जिस तरीके से तादाद में उसके जनाजे में लोग निकले थे, परंपरा टूट गई थी। अभी ललित अंबरदार कह रहे हैं कि एक आतंकी का शव उसके परिवार को सौंप दिया गया था। कहीं इस जाकिर नाइक, इस नाइकू के साथ भी तो ये नहीं होने वाला है? देखिए, उनके जो आपके पैनलिस्ट का ये उनका आइडिया है, ये उनका स्वतंत्र ओपिनियन है। मैं अपने आर्मी पर और उनके जो काम करने वाले तौर तरीकों पर हमें पूर्ण विश्वास है। जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो भी ललित अंबरदार कुछ कहना चाहते हैं? मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, इस पर मैं कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं सर। टिप्पणी कैसे नहीं होगी? अब इस पर डिस्कशन हो रहा है तो बात तो खुलकर होगी ना फिर। और आतंकियों पे किसी तरह की कोई रोक क्यों होनी चाहिए? रोक मतलब अपने जज्बात को लेकर, अपनी बात को लेकर। ललित अंबरदार, रूबिका, देखा ऐसा है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना काम कर दिया, इंटेलिजेंस फोर्सेस ने अपना काम कर दिया, उन्होंने एक आतंकवादी को मार दिया, ये शुरुआत है। लेकिन अब जो कुछ होगा, ये ऑपरेशन किनका था? आर्मी का था, सीआरपीएफ का था और लोकल जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन था। अब जो होगा इसके बाद, इसकी लाश के बाद जो होने वाला है, वो लोकल पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अभी गवर्नर के हाथ में, वो कहां से चलेगी? और दिल्ली के होम मिनिस्ट्री से चलेगी। एहतियात और हिदायत दिल्ली से जाएंगे कि उस लाश का क्या करना है। और अगर आपको सेक्युलर वो नकाब निकालना है, तो मैं आपको बताऊं, ऑल इंडिया मुल्लाओं की जो मजलिस है, उन्होंने 2-3 साल पहले एक फतवा जारी किया हुआ है कि जो भी जहादी हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ते हुए मारा जाएगा, उसके वो हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर 2 इंच हम दफन होने के लिए नहीं देंगे। वो लागू कीजिए। वो ओसामा बिन लादेन को दरिया में फेंक दिया था, इसको भी फेंक दीजिए, ताकि जाके बहती हुई लाश पाकिस्तान पहुंचे। वो जो करना है वो करे वहां पे, लेकिन यहाँ पे मत करे। मेजर जनरल जीडी बख्शी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीडी बख्शी साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद। ये नाइकू का जाना इस वक्त ये बताता है और पाकिस्तान को ये संदेश देता है कि हम सही ट्रैक पर है, बस रफ्तार थोड़ी कम है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रियाज नाइकू एक बहुत बड़ा सरगना था, बुरहान वानी का उत्तराधिकारी, सक्सेसर कश्मीर वादी में, और हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर। ये ना केवल टेररिज्म के एक्शन करता था, कितने पुलिस वालों को, उनकी फैमिलीज को इसने मारा हुआ है, कितने इसने जो है हमारे सोर्सेज को खत्म किया हुआ है। बड़ा भारी इसने OGW नेटवर्क बिछा रखा था, सारी खबरें इसके पास आती थी। और ऊपर से ये फेस था ये टेररिज्म का, ये जो है एक फैशनिस्ता था टेरर का।
फेसबुक वॉरियर था, फेसबुक पे मोटिवेट करता था, रिक्रूट करता था छोटे छोटे लड़कों को, बड़ा फौज की वर्दियां डाल के बैठता था वहां पे और पोज करता था बड़े भारी योद्धा की तरह। जब अंत आया तो ये कोई लड़ाई शड़ाई कुछ नहीं। मैं आपको रोकूं और एक अच्छी खबर और दे दूं आपको। ललित अंबरदार, आप जानना चाह रहे थे ना कि इसकी लाश के साथ क्या होगा। नाइकू के परिवार को शव नहीं सौंपा जाएगा। हमारे हाईली प्लेस्ड सोर्सेज हमें ये जानकारी दे रहे हैं, इस आतंकी की लाश को परिवार को नहीं सुपुर्द किया जाएगा, उसे दफनाया जाएगा और परिवार वालों को बुला दिया जाएगा। वो अनडिस्क्लोज लोकेशन होगी, वहां पर बुलाएंगे परिवार वालों को, उसकी मौजूदगी में ये जो लास्ट रिचुअल और लास्ट राइट होते हैं वो परफॉर्म कर दिए जाएंगे। नाइकू के परिवार को शव नहीं मिलेगा। आसिफ कुरैशी मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आसिफ, और डिटेल दीजिए। रिविका, देखिए, जब से कोरोना संक्रमण हुआ है और सोपोर में एक मिलिटेंट का शव जब परिवार को दिया गया तो काफी संख्या में लोग उसमें शामिल हुए थे। तो उसके बाद ही प्रशासन और पुलिस ने ये तय किया था कि जितने भी मिलिटेंट एनकाउंटर में मारे जाएंगे उनके शव परिवारों को ना देते हुए उनको अज्ञात जगहों पर दफना दिया जाएगा। लेकिन ये सारे जो दफनाने की प्रक्रिया होगी ये मैजिस्ट्रेट की उपस्थिति में होगी और जिस जिस मिलिटेंट की पहचान होगी उसके परिवार के सदस्यों को बुलाकर उनके सामने उनको दफना दिया जाएगा। ये केवल मिलिटेंट्स के लिए नहीं, आपको याद होगा कि 2 दिन पहले जो हंदवाड़ा में मुठभेड़ हुई थी, सीआरपीएफ के जवानों पर हमला हुआ था, उस मुठभेड़ में एक आम नागरिक मारा गया था, 14 साल का लड़का मारा गया था। उसका शव भी परिजनों को नहीं देते हुए उसको बारामुल्ला के उसी कब्रिस्तान में दफनाया गया जहां पे मिलिटेंट्स को दफनाया जाता है। यानी जो प्रोटोकॉल बना हुआ है वो कोविड को लेकर है, कोरोना के बाद ही बना हुआ है, जिसके बाद शवों को अब परिवार को ना देते हुए उनको अज्ञात जगहों पर दफनाया जा रहा है और परिवार और मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में ये कार्य पूरा हो रहा है। रुचिका, आप ये कह रहे हैं कि वो जो लोकल मारा गया था उसे अज्ञात जगह पर दफनाया गया है। आसिफ कुरैशी, बिल्कुल, देखिए, जो मतलब उसके परिवार वालों को नहीं बताया गया है और वो कब्रिस्तान उसके परिवार वालों की तरफ से इस्तेमाल नहीं होता है। बिल्कुल रुबिका, उस 14 साल के लड़के को भी उसी कब्रिस्तान में दफनाया गया जहां पे मिलिटेंट्स को दफनाया जाता है। बारामुल्ला में उसके परिवार के एक सदस्य के उपस्थिति में और मैजिस्ट्रेट के सामने उस शव को भी वहीं पे दफनाया गया। यानी मिलिटेंट्स के साथ साथ एनकाउंटर्स में मरने वाले ऐसे सभी लोगों को इन्हीं कब्रिस्तानों में दफनाया जा रहा है ताकि लोगों की भीड़ जमा ना हो। जो कोरोना की वजह से जो फैलने का, संक्रमण के फैलने का खतरा है उसको भी रोका जा सके। यानी कहीं ना कहीं ना सिर्फ मिलिटेंट्स के शवों को दफनाया जा रहा है, अब आम नागरिकों के शवों को भी ऐसे ही अज्ञात जगहों पे दफनाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ, तमाम जानकारी के लिए। आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़े हुए थे जो ये कह रहे थे कि नहीं सौंपा जाएगा इस आतंकी के शव को। एक तो पहली खबर यह है कि कोविड की वजह से वैसे भी बहुत खतरा है, इस बात का ध्यान और संज्ञान लिया है प्रशासन ने। और दूसरा ये कि एक कब्रिस्तान है जहां पर सारे के सारे आतंकवादियों को दफनाया जाता है, उस कब्रिस्तान में दफना दिया जाएगा। ललित, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? चाहता हूं, ये एक रॉन्ग प्रेसिडेंस है। अगर आप एक आम नागरिक जो जिहादियों की वजह से मारा गया उसको भी उसी कब्रिस्तान में दफनाते हो जहां पे उस जिहादी को दफनाते हो, ऐसा मत कीजिए। और अगर ये कोविड की तरफ से नहीं होना चाहिए, आज के बाद अगर आपको कश्मीर जिहाद को रिवर्स करना है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए कि जो भी जिहादी मारा जाएगा उसको अननोन जगह पे दफनाया जाएगा, उनको अलग कर दीजिए। एक नागरिक की तौहीन मत कीजिए, मरने के बाद उसकी तौहीन मत कीजिए कि उसको एक जिहादी के बगल में उसको दफनाते हो आप, ये गलत है। और मैं समझता हूं आप प्लीज ये टेकअप कीजिए, उस नौजवान लड़के को तो शहादत का दर्जा देना चाहिए जो जिहादियों की वजह से मारा गया, ना कि कब्रिस्तान में वहां पे जाके जिहादी को। इसका जवाब मुझे लगता है कि जीवीएल को देना होगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। इस मोस्ट वांटेड आतंकी के मारे जाने के बाद मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया है। वो जो 2G चल रहा था वो भी अब नहीं, SMS की सेवा भी फिलहाल बंद कर दी गई है। ना 2G, ना 3G, ना 4G, अब भूल जाइए, सिर्फ BSNL से फोन किया जा सकेगा। इस वक्त ये बड़ी खबर है। नाइकू के एनकाउंटर के बाद ये एक अहम बड़ा फैसला लिया गया है और अब सारी मोबाइल इंटरनेट की जो सेवा है वो बंद कर दी गई है। कोई डेटा इस वक्त यहां पर, सिर्फ वॉइस कॉल बंद है, SMS बंद है और मोबाइल इंटरनेट बंद है। मेजर जनरल विशंबर दयाल भी है और हमारे साथ GD बख्शी साहब भी जुड़े हुए। मेजर जनरल GD बख्शी, ये बात जो अभी आसिफ मुझे फोन लाइन पर बता रहे थे कि नहीं बस बुलाया जाएगा, जीवी ले एक सेकंड आ रही हूँ, बस बुलाया जाएगा परिवार वालों को और वहां पर
सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा इस आतंकी को। दैट इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। ये बहुत पहले से जम्मू कश्मीर में होना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने लाशें इनको वापस देते थे, ये तमाशे करते थे लाश के साथ। पूरी सैकड़ों हजारों की भीड़, याद है बुरहान वानी का सबसे बड़ा तमाशा जो किया था, उस वक्त तो स्टेट गवर्नमेंट भी थी, वो भी उसमें मिली हुई थी। सबसे ज्यादा तो वो करा रहे थे, हुर्रियत, स्टेट गवर्नमेंट और ये सारे ओवरग्राउंड वर्कर्स मिलके तमाशा, उसका एक हीरो बनाया जा रहा था, उसका एक मार्टियर बनाया जा रहा था। तो ये बिल्कुल नहीं होता। और जहां टेररिस्ट किसी की को एग्जीक्यूट किया जाता है तो उसकी फैमिली को लाश हैंडओवर की जाती है, जहां पे अलग जगह में, जहां पे तमाशा ना हो सके, कोविड शोविड छोड़कर भी, उसके अलावा भी वो तमाशा ना करें। और जहां तक उस लड़के का सवाल है, ये लोग ये भी करते थे कि अगर लड़का भी कोई क्रॉस फायर में मारा जाता था, उसकी लाश लेकर भी बड़ा तमाशा और इमोशंस व्हिप अप करने की कोशिश की जाती थी। इसलिए एज ए प्रिकॉशन उन्होंने ये किया होगा, जहां तक मुझे मालूम है। ओके, लेकिन देखिए, ये एक बहुत बड़ा तमाचा है टेररिस्ट के मुंह में, लेकिन यहाँ हम आराम से नहीं बैठ सकते। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक साफ चेतावनी दी थी पाकिस्तान को कि अगर वो कश्मीर में दखल अंदाजी करेगा, टेररिज्म की कार्रवाई करेगा, तो उसको सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और उससे कहीं ज्यादा सहना पड़ेगा अगर वो बाज नहीं आता। अब टाइम है कि हम सीमा के पार वार करें। पाकिस्तान की फौज जो असली टेररिस्ट है, उसके लिए कीमतें, कॉस्ट बढ़ाएं। ये तो सब प्यादे हैं। जीवीएल, जवाब आपको देना है। एस्केलेशन कहते हैं इसे। मेजर जनरल बख्शी जी का सम्मान पूरे देश करती है, और जो भी फैसला होगा मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूं। भारत को सुरक्षित रखने के लिए जो कदम उठाने के लिए हमारे सैनिक बल पॉलिटिकल लीडरशिप की एक्सेप्टेंस चाहेंगे, उस प्रकार का हमारे सरकार लगातार उनका समर्थन करती रही है। सो निर्णय करना है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को। ये पॉलिटिकल डिसीजन, केवल पॉलिटिकल डिसीजन नहीं हो सकता है। अभी ललित जी कुछ समय पहले कह रहे थे वहां प्रशासन जो है केंद्र सरकार अधीन है बिल्कुल है, बट लेकिन जो विषय है, ये विषय में सिक्योरिटी फोर्सेस के उनके सलाह मशवरे के बिना कोई एडमिनिस्ट्रेशन कोई निर्णय नहीं कर सकती है। तो बिल्कुल इस लाश को या इनको किस प्रकार इनका अंतिम संस्कार करने देना है, इसको परिवार को क्या किस स्थिति में उनको देखना अलाउ करना है, कहां उनको दफनाना है, ये निर्णय जो है बिल्कुल सिक्योरिटी के एंगल से देखकर किया जाएगा। तो आपका जो पत्रकार, आपका जो कश्मीर से आसिफ जो रिपोर्ट दे रहे थे, मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ मिक्सअप किया है, ऐसा लगता है। कोरोना रिलेटेड एक्टिविटीज बिल्कुल डिस्पोजल एक्टिविटीज हैं, और लेकिन ये जो है ये इसको सिक्योरिटी एंगल से देखा जाएगा। जो मेजर जनरल बख्शी जो कह रहे थे, बुरहान वानी के समय पर जिस प्रकार हंगामा हुआ, बिल्कुल ऐसा नहीं होने देगी सरकार, ऐसा नहीं होने देंगे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस। तो उसके लिए जो भी एसओपीज का अमल करना है वो करेंगे। बिल्कुल हमारे लिए सुनिए, हो सकता है कि मैं ये आप में से कई ऐसे लोग हों जो इसे कहें कि ये तो अति है। मेजर जनरल जीडी बख्शी, हो सकता है कि जब जो लाइन अब मैं कहने जा रही हूं उस पे लोगों को ये लगे कि अरे ये क्या, ऐसे कैसे कोई कह सकता है। मैं कह रही हूं कि आतंकियों का किसी तरह का कोई अंतिम संस्कार होना भी चाहिए। बिल्कुल। अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना है, अगर आपको ये बताना है कि ये आतंकी है, ये इंसान नहीं है, तो मर जाने के बाद उसका वो आखिरी सम्मान भी क्यों? आखिरी सम्मान तो नहीं, हम सिर्फ एक डिसेंट बरियल दे रहे हैं ताकि वो फैमिली आ जाए, बट उसका तमाशा बनाने की अगर कोशिश की जाए तो वी विल सर्टनली नॉट लेट दैट हैपन। एक बार हो चुका, वी आर मच वाइजर आफ्टर द इवेंट। और मैं किसी की लाश की दुर्गति के हम तो पाकिस्तान के फौजियों को भी नहीं करते, लेकिन फौजी इज्जतदार होते हैं। भारतीय सेना नहीं सही है, उसमें तथ्य है कि ये बहुत ही नीच और घिनौने लोग हैं,
और कई लोगों ने सुझाव दिया था कि इनको दबाने के बदले पेट्रोल डाल के जला देनी चाहिए लाश, खत्म कर देनी चाहिए लाश। ये भी कहा गया है सरकार जो भी इस पर निर्णय ले वो ले सकती, लेकिन डेफिनेटली ये रिलेशंस को नहीं दी जाएगी कि वो तमाशा। देखिए रूबिका, मैं पहले भी बोलना चाह रहा था। पहली बात तो यह है कि कोई भी एसओपी कोविड ड्रिवन नहीं होनी चाहिए। कोविड का कोई बहाना, कोविड की कोई आड़ नहीं है टेररिस्ट के लिए किसी किस्म का। अगर टेररिस्ट है तो उसको किसी किस्म का, मैं जब बुरहान वानी का था मैंने जब भी बहुत इसकी खिलाफत की थी कि ऐसे जनाजे नहीं निकलने देने चाहिए। यह बिल्कुल खिलाफ है, यह ज्यादा नुकसान करता है। दूसरी बात, जितने भी टेररिस्ट हैं, देखिए भारतीय सेना की अपनी एक प्रतिष्ठा है, दुनिया के अंदर एक प्रतिष्ठा है। हम कोई पाकिस्तान जैसी कोई ओछी, कोई घटिया, कोई इस किस्म की हरकतें नहीं करते। ये एक स्टेट सब्जेक्ट है। हम बिल्कुल उसको नहीं चाहते कि समाज का तमाशा बने, लेकिन उसको अगर उसकी लास्ट राइट्स, उसके बरियल, उसका अगर उसके पेरेंट्स या जो भी कोई उसके वो हैं अगर उनके सामने किया जाए तो मैं समझता हूं भारतीय सेना को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी सेना की दुनिया में आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं तो बहुत क्लियर हूं, आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं सम्मान करती हूँ, आप ये कह रहे हैं, नहीं आप ये कह रहे हैं, नहीं एक सेकंड, मेजर जनरल जीडी बख्शी भी, मेजर जनरल विशंबर दयाल भी, मैं ये कह रही हूँ ओसामा बिन लादेन के साथ क्या हश्र हुआ? उसको कोई लास्ट राइट्स दिए गए क्या? एक बड़ा मैसेज दिया गया ना, एक बड़ा मैसेज दिया ना उसे कि पानी में बहा दिया, तुझे ना दफनाया जाएगा, ना तुझे जलाया जाएगा, तू बस बहेगा। इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि दुनिया में तेरे जैसा और कोई ना बने, तू किसी को ना इंस्पायर कर पाए। नहीं, इसलिए उसको बरियल एट सी दिया गया था, इसलिए कि कोई वहां पे ग्रेव ना बनाए, कोई वहां पे मकबरा ना बनाए। No. Don't undermine the Americans, please. देखिए, Can I come in? अगर ग्रेव ललित अंबरदार, देखिए ऐसा है, दो चीजें हैं। अव्वल तो ये कि अगर आपने किसी को बरियल देना है तो क्यों बरियल देना है? जब वो जिंदा होता है तो सब सारे लोग बोलते हैं ये इस्लामिक नहीं है, ये मुसलमान नहीं हो सकता, ये आतंकवादी है, जिहादी, इनका कोई धर्म नहीं है। मरने के बाद एकदम कैसे मुसलमान हो गया वो? नंबर 1। नंबर 2, अमेरिकन ने इसलिए नहीं उसको ओसामा बिन लादेन को समुद्र में फेंक दिया क्योंकि वहां पे जमीन नहीं थी। दैट वाज अ मैसेज। दुनिया भर में उस सारे पृथकतावादी को मैसेज देने का था, दिस इज द डिटर्मिनेशन, ऐसे ही हम करेंगे, प्लीज अंडरस्टैंड अमेरिका। और हमारे यहाँ पे भी ऐसे ही मैसेज आना चाहिए। दूसरी बात, ये रेगुलर आर्मी, एटलीस्ट पाकिस्तान नहीं क्लेम करता कि हमारे रेगुलर रिक्रूट्स हैं। आपने जिस बारामूला के अंदर, जिस कब्रिस्तान के अंदर इनको दफना रहे हो, वो माना जाता है जो मर्सिनरीज हैं, जिहादी हैं, दुनिया भर के अननोन वहां पे दफनाए जाते हैं। वहां पे अगर उनको दफनाते हो तो कोई सेरेमनी भी अगर करनी है, डोंट एडवर्टाइज इट, डोंट इवन क्लेम इट। अगर आपको अपनी प्रतीक्षा रखनी है, प्लीज, ये रेगुलर सैनिक नहीं है। $100 पड़ता है। ललित अंबरदार, मुझे लगता है इससे ज्यादा ललित अंबरदार क्यों? नहीं, एक सेकेंड, मैं ये कह रही हूँ कि एक आतंकवादी के बरियल पर हमें डिस्कशन करना, हम ये नहीं कह रहे कि उसको सम्मान दो। मैं कह रही हूँ एक प्यादे सा आतंकी है, एक प्यादे सा आतंकी है जो मार गिराया गया। मैं बहुत क्लियर हूं इसमें, हम सब क्लियर हैं कि उसने नाक में दम किया हुआ था, उसको हमने खत्म कर दिया, हमारी सेना ने उसे खत्म कर दिया प्रतिशोध। लेकिन अब आगे क्या? वो जो लगातार आतंकी सप्लाई कर रहे हैं, वो तो बहुत सारे रियाज नाइक को भेजने को तैयार होंगे, हम उन पर क्यों नहीं हमला कर रहे हैं? That is the more important question. Can I come in? Yeah, मेजर जनरल। देखिए, ये है इस वक्त बुनियादी सवाल। बड़े अच्छे साइकोलॉजिकल मोमेंट पे रियाज नाइकू को मारा है। हमारे फोर्सेस पे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, कर्नल मारा गया, बेचारा मेजर मारा गया, 2 लड़के, एक सब इंस्पेक्टर, उसके बाद 3 सीआरपीएफ के कांस्टेबल, लगातार ये बुरी खबर आ रही थी। तो रियाज नाइकू का मारा जाना एक बहुत अच्छे ऑपर्च्यून साइकोलॉजिकल मोमेंट पे आया है। और हमारे देश में एक टेंडेंसी है कहने के लिए, हाँ जी बदला हो गया, आप बैठ जाओ चुपचाप से। माफ कीजिए, हमने बड़ा क्लियर फैसला लिया था, हमारे देश, हमारी सरकार, हमारी सशस्त्र सेनाएं पूरी शामिल थी उसमें कि साहब ये लड़ाई रक्षात्मक होके नहीं लड़ी जा सकती। 30 साल से हम इसको लगातार रक्षात्मक होके लड़ रहे हैं, अपने ही देश में लड़ते हैं।
अपनी ही कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट करते हैं। जैसे पानीपत की सब लड़ाइयां हमने अपने देश में लड़ी, याद रहे हम उनमें हारे। अब समय आ गया है बड़ा क्लियर कि हम पलटवार करें, सीमा के बाहर पलटवार करें, पाकिस्तान के लिए कॉस्ट और कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ाएं, ताकि उसको 10 बार सोचना पड़े अगला टेररिस्ट इंसिडेंट करने के लिए। हमने उड़ी की सर्जिकल स्ट्राइक की, 3-4 महीने कुछ नहीं हुआ। हमने बालाकोट की एयर स्ट्राइक की, तकरीबन 1 साल कुछ नहीं हुआ। अब फिर वही वो सोच रहा है कि भारत की सरकार का सिर बिल्कुल डाउन है कोरोना को संभालने में, वो अभी कुछ नहीं कर पाएगी। ये गलतफहमी उनकी दूर कर देनी चाहिए। और मैं बता रहा हूं कि हमारे आर्मी चीफ ने तो साफ कहा है कि वी विल रिटेलिएट, वी विल हिट बैक, और हमको करना चाहिए और ज्यादा जोर से। नहीं तो लोग कहेंगे कि साहब ये तो चोचलेबाजी है, ये तो पाकिस्तान सह सकता है। हाँ। 2-3 महीने चुप रहेगा, फिर चालू हो जाएगा। नहीं, यही बात तो हम लगातार। जीवीएल, इसका जवाब कौन देगा? आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल विल जो है वो बड़ी स्ट्रांग है, सेना एक प्लान तैयार करे, हम हाँ में हाँ मिलाने को, और हम आगे कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने को तैयार है। ललित कुछ कह रहे हैं, फिर जीवीएल आप दोनों का मिलकर जवाब दे दीजिएगा। ललित। ठीक है, देखिए ऐसा है, हमको समझना पड़ेगा कि हमारे सामने मुसीबत क्या है। कश्मीर जहाद की जो इजाद है वो रावलपिंडी के अंदर है। 30 साल से, जैसे जनरल सर कह रहे थे, 30 साल से ये जंग हम अपनी जमीन के ऊपर लड़ रहे हैं। रोज हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, जवान, ये ऑफिसर, जवान और पुलिसमैन शहीद हो रहे हैं। किस लिए? अपनी जमीन के ऊपर अपने लोगों की रक्षा करने के लिए, अपनी जमीन की रक्षा करने के लिए। अरे शहादत तो तब भी शहादत है अगर हम पार जाके कुछ करें। जब तक, प्लीज रिमेंबर, कश्मीर जहां एक मिलिट्री प्रॉब्लम है, जब तक इस मिलिट्री वॉरफेयर का जो ये थिएटर है एलओसी के पार नहीं ले जाएंगे, और हमारे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स वेरी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए? हमारा पीओके को आजाद कराना और गिलगित बल्तिस्तान को आजाद कराना। तब तक हम ब्लीड होते रहेंगे। और मिस्टर राव को बताना चाहता हूं, ये मिलिट्री यही वही मिलिट्री है जो 2014 तक भी यही मिलिट्री थी। कमी किस चीज की थी? कमी पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल डायरेक्शन की थी। हाँ। पॉलिटिकल आपको डिसीजन लेना तो है। आप ये कह रहे हैं कि ये हमें डिफेंसिव नहीं होना होगा। वी नीड टू बी इन अटैकिंग मोड। ठीक है, राजा मुनीब भी हमारे साथ बने हुए, कश्मीर की जानकार है। राजा मुनीब, अभी सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग जो है आगे आ गए हैं, अजीब अजीब तरीके के मैसेजेस कर रहे हैं, और जो ये आतंकी मारा गया है उससे कहीं ना कहीं सिंपैथी, और ज्यादातर वहां के वो यंगस्टर्स दिखाई दे रहे हैं जो कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। राजा मुनीब, पत्थरबाजी भी शुरू हो गई है, ये क्या मैसेज है? रुबिया, इसमें क्या है कि अगर आप इस ट्रेंड को नोट करेंगे, पिछले 3-4 साल से ज्यादा पाकिस्तान एक साइकोलॉजिकल साइबर वॉरफेयर चला रहा है। ये मैक्सिमम कश्मीरी लड़के बन के क्रॉस द बॉर्डर से जो है ये लोग ट्वीट करते हैं, ये लोग फेसबुक पोस्ट करते हैं। इवन जब कश्मीर में 2019 के बाद, अगस्त 5 के बाद बंद था, तभी आप देखते थे कि कश्मीर के नाम के, कश्मीर के लड़कों के नाम के फेक ट्वीट्स और फेक वीडियो। ठीक है, ट्वीट किया जा सकता है वहां पाकिस्तान से, राजा मुनीब, लेकिन पत्थरबाजी थोड़ी पाकिस्तान से की जा सकती है। अगर आप पत्थरबाजी क्या है? अगर आप अभी ग्राउंड की सिचुएशन भी देखते हैं, लायन लार्ज वैली इज वेरी काम। छोटी मोटी कहीं पे हिंसा की थोड़ी सी घटना हुई है, जैसे ताजपुरा में जहां ये एनकाउंटर हो रहा था उसके बगल में कहीं स्टोन पेल्टिंग हुई है। अदरवाइज कहीं भी कश्मीर में कोई स्टोन पेल्टिंग की कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, सो वहां शांति है। तो अवंतीपुरा से हमारे पास थोड़ी छन के रिपोर्ट्स आ रही है, मैं बता दूं आपको राजा मुनीब, अवंतीपुरा से खबरें आ रही है पत्थरबाजी। हाँ, बट अगर हम 2016 के इंसिडेंट से कंपेयर करते हैं, बुरहान वाली के इंसिडेंट से कंपेयर करते हैं, तो ग्राउंड पे बहुत फर्क है। वो इंटेंसिटी नहीं है, वो रेंज नहीं है, और उतना उस लेवल की स्टोन पेल्टिंग नहीं है। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारे भी कुछ विश्वसनीय सूत्र है, ललित अंबरदार, आप भी नहीं, न सिर्फ स्टोन पेल्टिंग बल्कि रिक्रूटमेंट में भी 45% की कमी आई है। बिल्कुल, आज की तारीख में नहीं, आज की तारीख में बताऊं, दर्जनों बुरहान वानी पैदा हो गए होंगे। ये तो मान के चलना पड़ा। ये गलत हम लोग बोलते रहते हैं कि 300 आतंकवादी रह गए, 200 रह गए। नहीं, वहां का जो फुट सोल्जर है, आपकी बात से अग्री नहीं कर रहे हैं जीवीएल आपकी बात से अग्री नहीं कर रहे हैं जीवीएल। पत्थरबाज एक पोटेंशियल जहादी है, हर पत्थरबाज एक पोटेंशियल जहादी है। आपको ये चेक करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। आपने अभी इंटरनेट पे नहीं, लेकिन ललित अंबरदार 370 के बाद, पुलवामा के बाद जिस तरीके से आशंका जताई जा रही थी, उसके ठीक विपरीत हुआ है मसला।
ये जो एक्टिविटीज है ये कम हो गई है। मैं नो उसी वही बताना चाहता हूं, क्योंकि पॉलिटिकल डायरेक्शन दिल्ली से थी कि एक पत्थर नहीं चलना चाहिए, पॉलिटिकल डायरेक्शन थी। जीवीएल जवाब दीजिएगा। नहीं तो हमारे फौजी वही है जो 2014 से पहले थे, वही ताकत वही जज्बा हमारे फौजियों में अभी भी है। तो आतंक पर वार हो गया है, अब संपूर्ण संहार की हम बात कर रहे हैं। जीवीएल आप कुछ कहना चाहते थे, पहले आप अपनी बात रख लीजिए। ललित अंबरदार जो बात कह रहे हैं, देखिए रूबिका जी, मेजर बख्शी और ललित अंबरदार जो कह रहे हैं ये एक सेंटिमेंट है, बट लेकिन आप देखिए पिछले 6 साल पहले क्या स्थिति थी देश में, आज क्या स्थिति है। क्या आपने कभी, अच्छा हम केवल अपने पड़ोसी देश से नहीं लड़ रहे हैं, हम केवल आतंकी से नहीं लड़ रहे हैं, हम डोमेस्टिक फ्रंट पर पॉलिटिकल मेजर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी ये लड़ाई जंग लड़ रहे हैं। ये विचित्र स्थिति विश्व में कहीं नहीं होगी। यहां कांग्रेस पार्टी कल जो चित्रकार जिनको पुलित्जर प्राइज दिया गया, ये दिखाने के लिए कश्मीर, भारत की कब्जे वाली कश्मीर है, उसको और ऐसे विचित्र ऐसे प्रेजेंटेशन को राहुल गांधी सलाम करते हैं, समर्थन करते हैं। आर्टिकल 370 को हम हटाते हैं तो उनके लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्लियामेंट में कहते हैं लोकसभा में ये यूएन में जाएगा, ये भारत की अधीन का विषय नहीं है। तो जब आप कांग्रेस जैसे अपोजिशन के साथ आप राजनीति कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, आप मल्टीपल फ्रंट पर आपको फाइट करना पड़ेगा। क्या आपने कभी ऐसा उम्मीद किया हम लगातार? ये बात तो बिल्कुल सही है, कांग्रेस का कोई प्रवक्ता यहाँ पर है नहीं, वरना इस पर जरूर डिस्कशन होना चाहिए। नहीं रूबिका जी, हम लगातार इसलिए जीवीएल यहाँ पर सब अग्री करेंगे। जीवीएल सुनिए ना, अगर मान लीजिए, और ये बात स्मिता प्रकाश ने कही थी और मुझे बड़ी पसंद आई, ये बड़ी रिलेटेबल थी, कि मान लीजिए मेजर जनरल जीडी बख्शी, तमिल का कोई फोटोग्राफर पुलित्जर प्राइज जीतता है, तो क्या ये कहेंगे कि तमिलियन फोटोग्राफर वन द प्राइज? क्या मतलब है कश्मीरी फोटोग्राफर विन्स द प्राइज? हम सब इंडियंस हैं फर्स्ट और लास्ट, और उसमें जो साइटेशन में जो तमाशबीन बातें लिखी थी, contested state of Jammu and Kashmir और India has finished वहां पे removed the sovereignty etc. वो बहुत objectionable थी। कोई सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंडियन होता उठा के फेंक देता, आई डोंट वांट दिस ब्लडी प्राइज। और देखिए जो फॉरेन एजेंसीज हैं इंटेलिजेंस की, वो लोगों को खरीदती हैं इसी माध्यम से, वो पत्रकारों को खरीदती हैं पुलित्जर प्राइज देकर, मार्क्से अवार्ड देकर, और आप देखेंगे कि किसी एक खास तबके के लोगों को ही यहाँ मार्क्से अवार्ड मिलता है, जो सबसे ज्यादा टुकड़े टुकड़े की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स के अत्याचारों की बात करते हैं। जनरल जीडी बख्शी, मेरे पास वक्त की कमी है, बहुत शानदार मोड़ पर जो है ये डिस्कशन पहुंच चुका था और हम इस पर और ज्यादा चर्चा कर सकते थे, लेकिन किसी को ये तस्वीर कभी नहीं दिखाई देती है। 2017 में एक पुलिस ऑफिसर की बेटी आखिरी अलविदा कहते हुए रो रही थी। ये फोटो खींचने वाले को कभी पुलित्जर प्राइज नहीं मिलेगा। ये भी उसी जम्मू कश्मीर की तस्वीर है जो किसी को भी छलनी कर सकती है। जवाब इस पर चाहिए।